हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो सीडीएस एग्ज़ाम पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग 10 से 12 एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे अगर आपका सपोर्ट बढ़िया रहा तो। और हम कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आपको कराया जाए जो सीडीएस एग्ज़ाम पूछ सकता है। सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट मोस्टली मिलते नहीं क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो सीडीएस होता है वो हर बार क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होता है वो बदल देता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आपको करने होते हैं वो 45 से 50 अगर आपने कर लिए तो आप कट ऑफ निकालने के आसपास होते हैं। ठीक है, अगर आप 55 क्रॉस कर गए, 55 से 60 अगर आपने कर लिए तो आप सिक्योर हैं, आपका फिर जो कट ऑफ है वो निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो सीडीएस पूछता है। तो चलिए देखते हैं। इन क्वेश्चंस को सुबह मैंने पहले ही जो हमारा SSSD एकेडमी इंस्टाग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दिए थे, और सीडीएस बूस्टर टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। आपने आशा है कि प्रैक्टिस कर लिए होंगे, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए या कैसे क्वेश्चंस को ईजिली करना है वो सारे मेथड्स आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर आप क्वेश्चंस को देखकर कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये जो आइडेंटिटी बन रही है वह बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। ठीक है, जहाँ पर ए हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है आपकी कॉस 2 थीटा की। तो आपको आइडेंटिटी जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती हैं उनके लिए हमें आइडेंटिटी की आवश्यकता होती है। इसमें आपको हार्ड आइडेंटिटी की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिंपल आइडेंटिटीज होती हैं उनको जरूर याद करना है। हमने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पहले करा चुके हैं उसमें आपको हमने बताया था कि कैसे हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। जो सीडीएस एग्ज़ाम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछता है उसमें से जो 70 to 80% होते हैं वो मोस्टली आपके वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। फिर भी आपको थोड़े से जो फार्मूले होते हैं मेन उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो cos 2 थीटा होता है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में। हमें स्क्वायर करना है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वह 0 हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो पूछी गई है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वह 0। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसा मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास cos थीटा प्लस sec थीटा माइनस 2 = 0 है। अगर यहाँ पे हम 0 पुटिंग करें, ठीक है, तो cos थीटा cos 0 1 होता है और sec 0 भी 1 होता है। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, यानी कि इस वाली इक्वेशन को यह सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 + 1 यहाँ पे भी हम रखेंगे। यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा -2। तो 1 + 1 -2 हमारे पास 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव द सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। इसमें हमसे कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। अगर इससे हम इक्वेशन की फॉर्मेशन करना चाहें, इसको हम मान लेते हैं के, ठीक है, दोनों को ही हम के मान लेते हैं। जो आपकी इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अगर के रखते हैं, तो अब बताइए क्या आप यहाँ पे कितनी इक्वेशन बना सकते हैं। आप कहेंगे हम इन्फिनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, अगली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। इस तरीके से आप अनंत इक्वेशंस को बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इन्फिनाइटली मैनी। इसमें कहा गया है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस 30kx माइनस 161x माइनस 64 इक्वल 0 इज 0, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अगर आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो आप गलत करेंगे। ये आपको थोड़ा सा फंसा रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0 है। आप क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे। वहाँ से आपको के की वैल्यू प्राप्त होगी। के की वैल्यू को आप यूज़ करेंगे, लेकिन हमें के की वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा गया है डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा को पूछा गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा गया है तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा तो पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि यही हमें निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है वो 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा वह होता है c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब -64 अपॉन 1, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास -64 आ जाएगी। -64 को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू -64, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स √4 इंटू 64। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 16। तो 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें भी आप, इसमें कुछ क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन ये लैंग्वेज आपको फंसा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹10,000। एक हमने कपड़ा खरीदा जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। अगर उसी कपड़े का 2 मीटर और अगर हम कपड़ा खरीद लें तो प्रत्येक मीटर जो कपड़े की कॉस्ट होगी वो 250 कम हो जाएगी। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल जो कपड़ा था वो कितना मीटर था अगर हम इसमें 2 मीटर कपड़ा जोड़ते नहीं तो। हम मान लेते हैं वो कपड़ा हमारे पास x मीटर था, ठीक है। अगर हम जो हमारे पास 10,000 x, इसको अगर हम डिवाइड कर दें और जो हमारे पास अब एक्स्ट्रा हो गया ना, 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, उससे डिवाइड करें तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 250 के बराबर होगा, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ रही है पर मीटर, एक्स से डिवाइड किया ना हमने तो ये पर मीटर की कॉस्ट आ गई। ये पर मीटर की कॉस्ट और ये पर मीटर की कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 250 रुपये है। ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 40 और ये भी हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वह 8 हो जाएगी। देखिए 40 अपॉन x हो जाएगा माइनस 40 अपॉन
x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम x इक्वल्स 8 रखें तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ओरिजिनल जो लेंथ होगी कपड़े की वो कितनी हो जाएगी? 8 मीटर हो जाएगी। A shopkeeper marks the price of an article at 200 after allowing a discount of 10%. He still gains 20% on the cost price. What is the cost price of the article? एक शॉपकीपर है, उसने मार्क प्राइस रखा है 200 रुपये, जिस पर वो डिस्काउंट देता है 10% का। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 रुपये की चीज़ के ऊपर 9 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि वह 9 रुपये में चीज़ को बेच रहा है। अब ये हमारे पास एसपी हो गया। एमपी से एसपी में जाने के लिए डिस्काउंट जो होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये एसपी की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस पे निकलता है, ठीक है। ये 20% हमारा हो गया। 20% को अगर हम लिखना चाहें तो 20% हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ है उसके ऊपर मुझे 1 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि अगर ये सीपी है तो 6 रुपये हमारे पास एसपी हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये की चीज़ थी, अगर उसको 6 रुपये में बेचा होगा तभी 1 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। ये एसपी है तो जो एसपी होगा वो नीचे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। जो चीज़ निकालनी होती है वो हम ऊपर रखते हैं और जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसको हम नीचे रखते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 2 जा, यानी कि 150 रुपीज़। A person borrows 9,000 at 7%, 12,000 at 8% and 15,000 at 9% simple interest per annum. He had to pay 50,700 at the end of n years. What is the value of n? यानी कि हमें समय निकालना है कि समय कितना है। जो ये पेमेंट कर रहा है इसके अंदर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो भी सम्मिलित होगा और इंटरेस्ट भी इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमने प्रिंसिपल लिया है इससे घटा दें अगर हम, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को ऐड करें तो 9,000, 12,000 और 15,000 मिलाकर हमारे पास 36,000 हो जाएगा। अगर 36,000 को हम 50,700 से माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 14,700। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है तीनों का और ऐड कर लेना है। तो इंटरेस्ट आपको पता है कैसे निकलेगा, वह निकलेगा 9,000 इंटू 7/100 इंटू n प्लस 12,000 इंटू 8/100 इंटू n प्लस 15,000 इंटू 9/100 इंटू n, जो कि बराबर होगा 4700 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका आना चाहिए वह आएगा, इनको सॉल्व करने पर 0 0 कट जाएगा तो ये 96 यानी कि प्लस 1350n, ठीक है, जो इसके बराबर होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2940n इक्वल्स 14700। इससे अगर हम डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x वीक्स हैं और x डेज हैं। x वीक्स में आपके पास कितने डेज होंगे, तो आप कहेंगे एक वीक में अगर हमारे पास 7 डेज हैं तो x वीक में 7x डेज होंगे, प्लस x डेज ये हैं, तो टोटल हमारे पास जो डेज हो जाएंगे वह 8x डेज हो जाएंगे। अब
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 11520x। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q आर a एंड g रेस्पेक्टिवली। और इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर p ग्रेटर देन q कहा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच जो रिलेशन होता है वह होता है a ग्रेटर देन g। लेकिन यहाँ पर हम ये रिलेशन नहीं लगा सकते क्योंकि हमसे कहा गया है कि p ग्रेटर देन q है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे p ग्रेटर देन q तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन g। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको अगर फार्मूला भी पता है am और gm का तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, p को ले लेते हैं हम 4 और या हम चलिए हम 8 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, p को हम ले लेते हैं 8 और q को हम ले लेते हैं 2। अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालें तो ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 8 + 2/2 यानी कि 5। ठीक है। अगर हम g निकालें तो g होता है √ab और √ab इसका कितना हो जाएगा? √16 यानी कि 4 हो जाएगा। आप यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि जो g हमारे पास छोटा है और a है वो बड़ा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Eight men or 12 women can do a piece of work in 24 days. In how many days can the work be done by 8 men and 12 women? 8 मैन और 12 वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो बराबर है, तो 8m = 12 वुमेन के बराबर है, तो m/w हो जाएगा 3/2 यानी कि मैन की एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वह लगाएंगे m1d1/w1 = m2d2/w2 यानी कि हम कह सकते हैं कि जो MDH फार्मूला होता है उसको लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, m की जगह पे जो मैन या वुमेन होते हैं उनको लिखना है। जब हमसे एंड कहा जाएगा ना तो हम ऐड कर देंगे, यानी कि 8m + 12m कितने दिन में काम करेगा वो हमें निकालना है। हमें पहले से वैल्यू जो पता है कि 8 मैन 24 डेज में काम कर सकता है, तो कंपैरिजन करेंगे 8 मैन के साथ। अब 12 वुमेन के साथ भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसमें अगर वैल्यू पुट करें m की तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ पे w की वैल्यू पुट करें तो ये भी हो जाएगा 24 + 24 48 × x = 8 m की वैल्यू होती है 3, तो 4 × 2 × 3 × 24 24 2 जा 48 48 से 48 कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू 4 3 जा 12 आ जाएगी। तो जो 12 हमारा आंसर होगा वह करेक्ट हो जाएगा। A car travels from A to B at a speed of 40 km/h, फिर B से A पे वापस आती है 30 km/h और फिर अगेन गोज फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 60 km/h। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वह होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है कि जितनी भी आपके पास स्पीड हो उनका एलसीएम ले लो। ठीक है, 40 30 और 60 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा और यही हम डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है,
अब आपको पता है कि एक बार जा रहा है, एक बार वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, यानी कि 3 बार वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वह 3 × 120 कवर की है। अब हमें टोटल टाइम लेना है। अब पहली बार उसकी स्पीड 40 km/h थी, तो आपको स्पीड जो टाइम का फार्मूला होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारे पास 120 है, स्पीड 40 है, तो इसने पहली बार जो कवर किया वह 3 घंटे में किया। दूसरा 30 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 आवर्स में कंप्लीट किया। फिर हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसने 2 आवर्स में कंप्लीट किया। तो ये हो जाएगा 3 × 120/9, डिवाइड कीजिए, तो ये आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। एक हमारे पास इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये हर बार जो सीडीएस होता है वो इससे रिलेटेड, परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। परपेंडिकुलर के 3 से 4 फार्मूले होते हैं, वो हम सभी करा चुके हैं। आपका जो ट्रायंगल वाला वीडियो है उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो जो BD हो जाएगा वह हो जाएगा √9 × 16, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर हमारे पास ये अलग अलग हाइपोटेन्यूज 2 टुकड़ों में दिया गया हो तो जो BD की वैल्यू होती है वो √9 × 16 यानी कि AD × DC हो जाएगा, यानी कि 3 × 4 12 यूनिट। इस क्वेश्चन में कहा गया है एवरेज स्पीड 3 km/h फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड रीचेस ऑफिस 40 मिनट्स अर्ली। जब वह 3 की स्पीड से आता है तो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन भाई अगर 2 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो जो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हो रहा है वह 80 मिनट्स का हो रहा है। हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो D कवर कर रहा है। अगर वह 2 से कवर करेगा तो इतना उसे टाइम लगना चाहिए, और अगर वह 3 से कवर कर रहा है तो इतना समय लगना चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वह कितना आ रहा है, 40 + 40, यानी कि मान लेते हैं कि उसे पहुंचना इस समय था। अगर वह 3 से चलता है तो समय से पहले पहुंच जाता है, कितना, 40 मिनट पहले। और अगर वह 2 की स्पीड से चलता, पहुंचना इस समय था, पहुंचता इस समय जाके है, यानी कि 40 मिनट लेट पहुंचता जाके। जो टोटल टाइम गैप हुआ कितना हुआ, 40 + 40, यानी कि 80 का गैप हुआ। 80 मिनट उसका गैप हुआ, लेकिन यह मिनट में है तो इसे हमें और में चेंज करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2/6 = 80/60। ये 1 हो जाएगा, 6 × 10 = 0, यानी कि D की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वह 8 आ जाएगी। तो 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें P और Q LCM और HCF दिए गए हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स के। P/Q हमें दिया गया है और PQ हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ से हमारे पास PQ है। चलिए हम PQ हमें दिया गया है तो हम ये लिख लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रेशियो में PQ है, इसको हम P को 14x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14x × x = 134। तो x² हो जाएगा 1134/14, और 14 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब जो हमारे पास 9 आ गया तो हम अब नंबर्स निकालेंगे। आपको पता है कि जो नंबर्स होते हैं वह होते हैं A × B = H × L, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स = HCF × LCM। हम नंबर्स को मानेंगे
नंबर्स को हम लिख सकते हैं HCF इंटू सम नंबर, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास HCF अगर H है तो जो नंबर्स को हम लिख सकते हैं वह लिख सकते हैं HM इंटू HN। अगर हम वैल्यू पुट करें, H हमने निकाला है वह 9 है, क्योंकि जो H है हमारे पास वह 1 रेशियो है, यानी कि 9 है। तो 9M इंटू 9N इक्वल्स 9 इंटू L हमारे पास जो हो जाएगा 14 इंटू 9 हो जाएगा। तो इस 9 से ये वाले 9 कट जाएंगे, तो M इंटू N हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो इसको दो प्रकार से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो 14 इंटू 1 से कर सकते हैं और एक 7 इंटू 2 फैक्टराइज कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है? जो हमें निकालना है वह निकालना है डिफरेंस ऑफ नंबर्स। डिफरेंस ऑफ नंबर्स यानी कि हमें निकालना है 9M माइनस 9N, ठीक है, यानी कि 9M माइनस N। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। दो तरीके से आएगा, एक तो हम निकालेंगे हो जाएगा 9 इंटू 13, और एक जो निकलेगा वह 9 इंटू 5 निकलेगा, क्योंकि 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर हम 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 117 आएगा, और 117 हमारा आंसर है नहीं, और 9 इंटू 5 हमें दिया गया है ऑप्शन में, तो ये वाला का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। What is the ratio of interior angle to exterior angle of a regular polygon of n sides? तो देखिए, जो रेशियो हमें निकालना है ना, वो इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर निकालना है। जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वह n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n होता है, एक इंटीरियर एंगल का, ठीक है। और जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वह 360 अपॉन n होता है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा n-2 अपॉन 2, ठीक है। तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर हो गया। ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट बना रहा बढ़िया तरीके से, तो हम 10 से 12 एक्सपेक्टेड पेपर्स लेके आएंगे, जिनमें कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कराने की जो आपको सीडीएस एग्ज़ाम में उसके उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देखने को मिले, जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को पेपर में कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो कब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, कब थोड़े क्वेश्चन हार्ड कर दे, तो ये सारा का सारा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम ऐसे कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे जो आपको डायरेक्टली पेपर में मिल जाए। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।